साइमा के साथ मेरी बहुत ही खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। वो मेरी प्यारी सहेली थी। इसका घर हमारे घर से चंद कदम दूर था, इसलिए मुलाकात में आसानी थी। इसकी माँ को हम आंटी शीरी कहा करते थे। वो वाकई बेहद शीरी गुफ्तार थी। मुझसे बेटी जैसा प्यार करती थी। मैं भी उनका अदब माँ समझकर करती, क्योंकि मेरी माँ बचपन ही में फौत हो चुकी थी। मैं उनके प्यार में ममता की मिठास ढूंढा करती थी। तभी इस घराने से मुझे दिली लगाव था। साइमा एक अच्छी लड़की थी। सब ही इससे प्यार करते थे। इसके वालिद की नौकरी नज़दीकी गांव में थी। वो कभी कभार शहर का चक्कर लगाते थे। हमारे शहर में सिर्फ एक ही कॉलेज था। वो दरअसल बॉयज़ कॉलेज था। बाद में लड़कियों को भी दाखिले की इजाज़त मिल गई, क्योंकि हमारा शहर छोटा सा था और यहाँ अभी तक लड़कियों के लिए अलहदा कॉलेज तामीर नहीं हुआ था। साइमा फर्स्ट ईयर में थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। इसको बड़ी मुश्किल से लड़कों के कॉलेज में दाखिला लेने की इजाज़त मिली थी, वरना गांव के कहाँ अपनी बच्चियों को आला तालीम दिलवाने के हक में होते। सब ही इस पर रश्क करते। इसकी हमजोलियाँ इसे खुश नसीब कहती, क्योंकि वो खुद मैट्रिक के बाद कॉलेज जाने की हसरत लेकर घर बैठ गई थी, जिनमें इसकी अपनी बड़ी बहन समरीन भी थी, जो सिर्फ मैट्रिक कर सकी थी। आगे पढ़ने की इजाज़त ना मिली। इसकी मंगनी हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। समरीन बहुत खूबसूरत थी। तभी आना फाना रिश्ता और अब चंद दिनों बाद शादी थी। तैयारियां जोर शोर से जारी थीं। साइमा भी बहन की शादी के सिलसिले काफ़ी मसरूफ़ थी। 2 दिन रह गए तो वो हमारे घर शादी कार्ड देने आए। आंटी शीरी साथ आई थी। कहने लगे कि हम तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सौतेली उम्मी थी। उनसे पूछा गया, हम बुशरा को ले जाएं, क्योंकि ये शादी के कामों में हाथ बटाएगी। अम्मी ने इनकार नहीं किया। यूं में 2 दिन की छुट्टी बढ़िया उनके घर चली गई। कभी भी मामूली सी बात किसी बड़े सानिहे का सबब बन जाती है और जिंदगी की काया पलट जाती है। इस दिन काफ़ी मेहमान आए हुए थे, क्योंकि शाम को बारात आने वाली थी। हम सब काम में मसरूफ़ बढ़े। सर खुजाने की फुर्सत न थी। अगले रोज़ वक्त मुकर्ररा पर बारात आ गई और हम लड़कियां बारातियों को देखने छत पर पहुंच गई। मैं भी शौक दीदार में गई। बारात में आए एक लड़के पर नज़र ठहर गई। यह खूबरू नौजवान था और उसका नाम बदर मुनीर था। साइमा का कज़िन था। वो आगे आगे था। मेरी निगाहें बार बार उसकी तरफ उठती थी। इसने भी इस बात को महसूस कर लिया और अब वक्फे वक्फे से उसकी नज़रें भी मुझे तलाश करने लगे। ऐसा अक्सर शादियों में होता है कि आपके दिल के कोरे कागज़ पर किसी की तस्वीर अचानक बन जाती है। घर आई तो दिल अजीब एहसासात से भरा था। बार बार रहकर मुनीर की सूरत निगाहों में फुरती थी। उसका ख्याल आता रहता था। सोचती थी काश एक बार और कहीं इसको देख पाऊं तो सजदा शुक्र बजा लाऊं। खुदा ने दुआ सुन ली। कॉलेज आई तो वो नज़र आ गया। वो इसी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन कभी मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। अचानक देखा तो दिल खुशी से धड़कना ही भूल गया। वो मुझे देख चुका था और अब मेरी तरफ ही आ रहा था। आप यहाँ? इसने सवाल किया। मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? मैं यहाँ इंटर में पढ़ता हूँ। यहाँ कभी देखा तो नहीं, बस इत्तेफाक है। देखा होगा भी तो ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए अब तो नहीं भूलेगी। बे-इख्तियार उसके मुंह से निकला तो मेरे लबों से भी बे-इख्तियार ही ये कलिमात निकल गए। कभी नहीं। इस दिन के बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। जब फ्री पीरियड होता मैं और मुनीर कैंटीन में इकट्ठे कुछ खाते पीते और बातें करते। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी दोस्ती पक्की होती गई। वक्त कैसे तेजी से गुजरता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। मैं थर्ड ईयर और वो फोर्थ ईयर में पहुंच गया। हमारी जुदाई में 1 साल से भी कम अरसा रह गया था, क्योंकि मुनीर के कॉलेज छोड़ते ही ये दिन शुरू हो जाने थे। जुदाई के मौसम आने से पहले हमको कुछ ऐसा कदम उठाना था कि हम एक हो जाएं, लेकिन इसके लिए घर वालों की रजामंदी ज़रूरी थी।
मेरी तो माँ भी सौतेली थी। घर वालों को पसंद से आगाह करना गोया अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेने के मुतरादिफ था। होता ये कि अम्मी अबू मेरा कॉलेज जाना बंद करा देते। मैं ग्रेजुएशन से महरूम हो जाती, तभी फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। मबादा लेने के देने ना पड़ जाएं, ताहम मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मुनीर मेरा जीवन साथी बने। इसका भी यही अरमान था, बल्कि वो तो यहाँ तक कहा करता था, अगर तुमसे शादी ना हो सकी तो यकीन जानो कि मैं कुछ खाकर मर जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जुदाई का सदमा हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। कॉलेज से आकर सबसे पहले इसे फ़ोन करती, कपड़े बदलती और खाना खाती थी। रात को भी घंटों हम फ़ोन पर बातें करते, हमारा दिल बातें करने से भरता ही नहीं था। इन दिनों जबकि मेरे थरदार के पर्चे हो रहे थे, अबू के एक रिश्तेदार गांव से आए, मुझे देखा तो अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और रिश्ते की बात की। अबू ने हाँ कर दी और मंगनी की तारीख भी दे दी। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बहुत परेशान हुई, नाश्ता भी ना किया और कॉलेज आते ही मुनीर को ढूंढने लगी ताकि अपनी परेशानी से आगाह करूं। 2 पीरियड बमुश्किल पड़े, तीसरा पीरियड खाली था। इसका भी खाली होता था, लिहाजा हम कैंटीन में आ गए। मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहला सवाल उसने ये किया कि बुशरा, क्या बात है, तुम क्यों उदास हो? बात मेरे मुंह से ना निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से बताया कि अगले माह मंगनी होने वाली है। वालिद साहब ने रिश्ता तय कर दिया है। तुम कुछ करो। वो भी परेशान हो गया। कहने लगा, अगर तुम कहती हो तो अपने वालिदैन को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वो रिश्ता तलब करने आ जाएंगे, जैसे भी हो मैं इनको राज़ी कर लूँगा। मुझे यकीन है कि वो बेमुराद वापस होंगे, अबू किसी सूरत नहीं मानेंगे। उन्होंने अपने जिस रिश्तेदार को ज़ुबान दे दी है, वो उनके बचपन के दोस्त भी हैं, लिहाजा वालिद साहब नहीं मानेंगे। अम्मी सगी होती तो शायद मेरे जज्बात का एहसास करके अबू से मनवा लेती, लेकिन वो भी मेरा साथ नहीं देंगी। तो फिर तुम ही बताओ कि आगे क्या सूरत बाकी रह जाती। अलिफ, तुम क्या सोचती हो? उसने पूछा। अगर तुम वालिदैन की पसंद को कबूल करती हो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे रहते से हिट जाता हूँ, फिर कभी मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊँगा। मैं मर तो जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे सिवा किसी और की दुल्हन बनना कबूल नहीं है। मैंने रोते हुए कतियत से कहा। फिर तो एक ही रास्ता है कि हम किसी बड़े शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लें और तुम घर को खैर बात कह दो। अगर ऐसा कर सकती हो तो मैं ज़िंदगी के आखिरी सांसों तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम जब कहो कि मैं घर छोड़कर तुम्हारे साथ निकल चलूंगी, लेकिन जल्द ऐसा करना होगा, क्योंकि मंगनी की रस्म से पहले ही मैं तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ और किसी और के नाम की अंगूठी अपनी उंगली में नहीं पहनना चाहती। अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि मुझे तुम जब भी कहोगी तुमको ले चलूंगा। मेरा घर छोड़ने का मसला इतना गंभीर नहीं है जितना कि तुम्हारा है। सोच लिया है, किसी के साथ सिसक सिसक कर जीने से बेहतर है तुम्हारे साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजारो। ये मेरा हक है, क्योंकि मेरी सांसें, मेरा बदन, मेरी जिंदगी मेरी अपनी है। तो क्यों मैं अपनी रूह को किसी और के शिकंजे में दूं, सिर्फ दूसरों की खुशनुदी की खातिर? वो कायल ना भी था तो मैंने इसको कायल कर लिया और फिर हमने कोर्ट मैरिज का प्रोग्राम बना लिया। दिन और वक्त तय हो गया। उसने कहा कि रात को 2 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम्हारे घर के पीछे गली में जा आएगा। जब रात के 10 बज गए मैं बहुत परेशान हो गई। सोच रही थी कि घर वाले सब सो जाएं तो मैं कपड़े तब्दील करूं और बैग में थोड़ा सा सामान ज़रूरत का और चंद जोड़े कपड़े रख लूं। 12 बजे तक सब ही सो गए। तब मैंने नहाकर कपड़े बदले, बाल खुश्क किए, फिर बैग तैयार किया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता सारे काम किए कि खटका ना हो और ना किसी की आंख खिले। मुकर्रर वक्त से 5 मिनट पहले बैग उठाकर मैं घर से निकल आए। दरवाजे की कुंडी भी नहीं लगाई कि खटका ना हो जाए। घर का पिछला दरवाज़ा जो अकबी की तरफ खुलता था उसको खुला ही छोड़ दिया। चंद कदम आगे आई तो मुनीर एक खाली मकान की दीवार से लगा खड़ा था।
इसको देखकर जान में जान आ गई और वो भी मुझे देखते ही तेजी से मेरी तरफ आया। मेरा बैग हाथ में ले लिया और थोड़ा सा चलने के बाद हम गली के नुक्कड़ पर पहुंचे जहां उसने गाड़ी खड़ी कर रखी थी। शुक्र है किसी ने नहीं देखा और हम बहिफाजत महल्ले से निकलकर बड़ी सड़क पर आ गए। अब हमारा रुख लाहौर की तरफ था। रात भर सफ़र के बाद सुबह 10 बजे के करीब हम अब लाहौर पहुंच गए। काफ़ी थकन हो रही थी, लिहाजा मुनीर ने गाड़ी एक होटल पर खड़ी कर दी और हमने होटल में कमरा किराए पर ले लिया ताकि कुछ आराम कर लें। मुनीर ने अपना शनाख्ती कार्ड जमा करा दिया था। हमें होटल में किराए का कमरा मिल गया। हम थके हुए और कुछ खौफजदा भी थे, यहाँ पुरसुकून माहौल मिला। बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। 2 बजे तक बेखबर सोते हैं। दोपहर को नहा धोकर खाना मंगवाया। खाना खाकर मुनीर लेट गए तो मैंने सवाल किया कि घर से तो आ गए हैं, अब बताओ आगे क्या करना है। कहा थोड़ी देर सोचने दो कि क्या करना है। पहले निकाह का इंतज़ाम किया जाए ताकि हमारा साथ जायज़ रहे। वही तो सोच रहा हूँ। यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में मेरा एक दोस्त वकालत करता है, इसके पास जाता हूँ, इससे बात करके फिर तुमको आकर कोर्ट ले जाऊंगा और निकाह होगा। गवाहों का इंतज़ाम भी शायद वही कर देगा, लेकिन इससे पहले हमें रहाइश का सोचना है। निकाह के बाद कहाँ जाएंगे? उम्र भर तो इस होटल में नहीं रह सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता रह सके बड़ी है। कोई मकान किराया पर तलाश करना होगा। अभी फोर्थ एयर के पर्चे देने हैं। ये सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन वालिदैन को जब पता चलेगा कि हम निकल आए हैं, वो हमको तलाश करेंगे, इसका क्या होगा? इस सवाल पर मुनीर ने मुतफक्किर होकर कहा, हाँ ये ज़्यादा संगीन मसला है। मुझ पर पुलिस केस भी बन सकता है और वो अगवा का पर्चा दर्ज कर सकते हैं। मैंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया है, यकीनन उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। ये बातें हम डिस्कस कर रहे थे और परेशान हो रहे थे कि घर से कदम निकालते वक्त तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था और अब ये बातें सोच रहे थे। इस वक्त आंखों पर इश्क की पट्टी बंधी हुई थी। मुआशरती हकायक और मुश्किलात जहन में ही नहीं आए थे और ये हकीकी इफरीत मुन फाड़े सामने खड़े थे। मुनीर ने कहा, मैं आसिफ वकील के पास जाता हूँ और कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ, देखो वो क्या टाइम देता है, फिर तुमको ले चलूँगा। तुम होटल के कमरे को अंदर से लॉक कर लेना, जब तक कि मैं ना आऊँ। दरवाज़ा बजे भी तो मत खोलना, मैं मैनेजर को बता दूंगा और 2-4 घंटे तक रहेगा, घबराना नहीं। ये कर वो चला गया और मैं इसका इंतज़ार करने लगी। कमरे में टीवी रखा था, इसको ऑन किया और दिल बहलाने लगी। शाम को मुनीर लौट आया, बताया कि आसिफ मिल गया है, कल कागजात टाइप होंगे और गवाहों का इंतज़ाम होगा, फिर तुमको ले जाऊंगा क्योंकि कोर्ट में मेरा बयान भी कलमबंद होगा। अगले रोज़ वो सुबह ही चला गया और फिर सुबह से शाम हो गई, मुनीर ना लूटा। मेरा जी घबरा रहा था, बार बार घड़ी देखती थी, लेकिन वक्त जैसे थम गया था। टीवी ऑन किया तो एक हौलनाक खबर सुनी कि हाईकोर्ट की बिल्डिंग के करीब ही खुदकश धमाका हो गया था। बहुत से पुलिस वाले और राहगीर मर गए और बहुत से जख्मी हुए थे। ये खबर सुनते ही कलेजा थाम लिया, क्योंकि मुनीर भी तो इधर गया हुआ था। शाम से रात हो गई, वो नहीं आया। खुदा जानता है कि वो रात कैसे गुजारी। पिल भर को आंख ना लगी। शब भर मुनीर की खैर व सलामती की दुआ करती रही। रात का खाना भी ना खाया। बैरे ने एक बार दर बजाया, मगर मैंने खोला और ना जवाब दिया तो वो लूट गया। सुबह हुई और मुनीर नहीं आया तो मैं समझ गई कि कुछ हो चुका है। दोपहर को मैनेजर ने फ़ोन किया। डरते डरते मैंने रिसीवर उठाया। इसने बताया कि मुनीर साहब शदीद ज़ख्मी थे। खुदकुश धमाके में उनकी टांगें उड़ गई थीं। अस्पताल में उनको होश नहीं आ सका, वो चल बसे हैं और उनकी जेब से हमारे होटल का कार्ड मिला तो अस्पताल वालों ने फ़ोन किया है। आप उनके घर वालों का पता दें।
मैंने मुनीर के वालिद का नंबर लिखवा दिया और मैनेजर से कहा कि उनको मेरा मत बताएगा, क्योंकि हम घर वालों से चोरी छुपे निकले थे और वो कोर्ट मैरिज के सिलसिले में अपने एक वकील दोस्त से मिलने गए थे। बदनसीबी से सानिहे की जद में आ गए। ऐसा कहते हुए मैं रो रही थी। तब मैनेजर ने कहा, घबराओ नहीं, मुझको अपना भाई समझो और जहाँ कहो मैं पहुँचाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। अलबत्ता सामान अब साथ नहीं ले जा सकती, ये हमें मुनीर साहिब के वारिसों के हवाले करना होगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में सोच कर बताती हूँ। मेजर पर मुझे एतबार न था। यकीनन वो मुझको पुलिस के हवाले करना चाहता था। वो महज मुझको तसल्ली दे रहा है। तभी मैंने अपनी दानिस्त में चालाकी से काम लिया। बैरे को बिलाकर 2000 रुपए दिए और कहा कि तुम मेरे भाई हो, किसी तरह मुझे यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह के मैनेजर को खबर ना हो। बैरे ने कहा, 2000 नहीं, अगर 5000 दोगी तो तुम्हें यहाँ से ऐसे निकालूंगा किसी को कानो कान खबर ना होगी, वरना पुलिस अभी यहाँ पहुँच जाएगी। ये दुश्वार काम है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। इस वक्त मैं बहुत घबराई हुई थी। घर वालों से खौफजदा थी कि कुछ ना सोचा, ऊपर से पुलिस का डर था कि मैनेजर ज़रूर कोई ऐसी कार्रवाई करने में लगा है कि चंद लम्हों बाद में गिरफ्त में जाएगी। हालांकि बम धमाके में जा बहक होना मुनीर के लिए तो एक हादसाती सानिहा था, मगर मेरा इसके साथ घर से भाग आना जुर्म ही गर्दाना जाता। बस मैंने 5000 बैरे को दिए और उसने मुझको होटल से बाहर जाने का दूसरा रास्ता दिखा दिया। जब मैं पहली सीढ़ी से बाहर आई तो किसी ने नहीं देखा। वहां टैक्सी खड़ी थी। बैरे ने मुझको इसमें बैठ जाने का इशारा करके कहा कि यह तुमको मेरे घर ले जाएगी, वहां जाकर आराम से बैठ जाना और मैं ड्यूटी ख़त्म करके जाएगा, फिर तुम जहां कहोगी तुमको पहुंचा दूंगा। मुनीर का सामान मैंने होटल में रहने दिया था। सिर्फ अपना बैग जिसमें मेरे कपड़े, नकदी और कुछ जेवरात थे साथ लिया। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे बैरे के घर के दरवाजे पर उतारा। शायद वो इसको जानता था। बैरे का नाम इफ्तिखार था और ये ठीक आदमी नहीं था। होटल में जो मर्द याशी के लिए आकर ठहरते थे, ये उनको गलत किस्म की तफरीह मुहैया करने का जरिया था, लिहाजा इसका राबता इस बाजार से भी रहता था। इफ्तिखार रात को आ गया। इसके घर में ख्वातीन नहीं थीं, अकेला ही रहता था। आते ही इसने एक औरत को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो औरत आई। दोनों ने कुछ देर तक दूसरे कमरे में गुफ्तगू शनीद की। फिर बोला, बुशरा बीबी, ये मेरी खाला हैं, करीब ही रहती हैं, तुम उनके घर चली जाओ, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, लिहाजा तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं। ये तुमको कल यहाँ पहुँचा देंगी। चाहो तो अपना सामान रहने दो और साथ ले जाओ। खाला ने कहा, उनका सामान यही रहने दो, कल मैं मंगवा लूँगी। अभी रात हो रही है और हम दोनों उठ टैक्सी में जाएंगी, सामान ले जाना ठीक नहीं। हो सकता है कि इन बैग में जेवर वगैरह या कोई कीमती सामान भी हो। मैं मुनीर की हलाकत के सदमे से नीम जान थी, ऊपर से खाला की हमदर्दाना बातें और बार बार गिले लगाकर कहती थी, मत रो मेरी बच्ची, रोना नहीं, मुझे माँ समझो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा, भरोसा रखो, कल तक तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। इस शातिर औरत ने मेरा सामान इफ्तिखार के हवाले किया और मुझे टैक्सी में बिठाकर इस जगह ले आई जिसको बाजार हसन कहा जाता है। मैं जब यहाँ आई और माहौल का अंदाज़ा हुआ तो हक्का बक्का रह गई। मुनीर के मरने का गम भी भूल गई। सामने अपनी इज्जत की मौत नजर आ रही थी। इस जगह आने से तो मर जाना क्या बुरा था। काश मैं मुनीर के साथ ही बम धमाके में उड़ जाती। मैं थर थर कांप रही थी, हाथ पैर फूले हुए थे। औरत के कोठे पर लोग आ गए थे। मेरी आंखें हैरत से फटने लगीं कि इनमें एक पुलिस अफसर के साथ मेरा कजिन मनसब खान भी था। मनसब को देखकर समझ में ना आ रहा था कि रोआ है या हंसूं। मैं हिम्मत करके पर्दा हटाकर उसकी तरफ दौड़ी और उसके पास जाकर रोने लगी। वो भी मुझे को देखकर हैरान परेशान हो गया। तो मैंने कहा, मनसब में रास्ता भूल गई थी और ये लोग धोखे से यहाँ लाए हैं, खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले चलो। कब लाए थे ये तुमको? अभी थोड़ी देर पहले, मैंने जवाब दिया।
अच्छा फिक्र ना करो, इसने अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से कुछ कहा और उसने बाला खाने की मालिका को आड़े हाथों लिया। मैंने देखा औरत खौफजदा हो गई। इसने हाथ बांधे और फिर मनसब से कहा कि बेशक इसको ले जाओ, क्योंकि अभी मैंने इसके पैसे नहीं दिए। असल मुजरिम होटल का बैरा इफ्तिखार है, इसका सामान भी इसी के पास है, वही इसे फरोख्त करने लाया था। मनसब मेरी सौतेली वालिदा का भांजा था। वो मुझे साथ ले आया और अपने दोस्त पुलिस वाले से कहा कि ये मेरी खाला की बेटी है, इसलिए बात नहीं निकलनी चाहिए, वरना खानदान की बदनामी होगी। गलती से इन बदमाशों के हाथ चढ़ गई। शुक्र है हम यहाँ बर वक्त आ गए। बहरहाल मैं सुबह ही इसको घर ले जाऊंगा। तुम इफ्तिखार से इसका बैग बरामद कराओ, जिसमें उसका शनाख्ती कार्ड, जेवर और नकद रकम है। वो रात मैंने मनसब के साथ गुजारी। गिरचा मेरा दिल मुनीर के लिए दुख से भरा हुआ था, मगर मैंने मनसब पर यह जाहिर न होने दिया कि मुझको मुनीर का दुख है और मैं इसके लिए रो रही हूँ। गुनाह मुनीर ने मेरे साथ नहीं किया, क्योंकि वो निकाह के बाद जायज़ रिश्ते से मिलना चाहता था ताकि खुदा हमसे खुश हो, मगर मौत ने इसको मोहलत ना दी। अल्लाह ताला ने इसको गुनाह से बचा लिया। वो एक सच्चा इंसान था, मगर मनसब में खुद पर काबू पाने का हौसला ना था। इसलिए मुझे इस बाजार की गंदगी बनने से तो बचा लिया था, मगर खुद अपने जज्बात पर काबू ना रख सका। जब मैं ज़ारो कितार हुई तो वो शर्मिंदा हुआ और उसने मुझसे वदा किया कि वो मुझे से शादी करेगा और मुआफ़ी भी मांगी, मगर अब क्या फ़ायदा था, लूट लेने के बाद कोई मुआफ़ी मांगे तो दामन तार तार ही रहता है। अगले दिन मनसब मुझे घर ले आया और मेरे वालिदैन को समझाया कि इसको कुछ मत कहना, जो गलती हुई है इसको मुआफ़ कर दीजिए और शुक्र कीजिए कि इसकी इज़्ज़त इस बाज़ार में नीलाम होने से बच गई। इस रोज़ अगर मैं अपने इस पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ न जाता तो न जाने इस पर क्या क़यामत गुज़र जाती। अल्लाह का करम हुआ कि मेरा वहाँ जाना आपकी इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन गया, और शायद मुनीर की मौत भी इसी तरह लिखी थी कि वो भयानक हादसे में इस तरह दुनिया से चला गया। यह हकीकत तो बहरहाल सबको पता चल चुकी थी कि मैं मुनीर के साथ भागी थी, मगर मौत इसको ले जा चुकी थी, लिहाजा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। मनसब के समझाने पर उम्मी अबू खामोश हो गए। अगरचे मुझसे नाराज़ बहुत थे और बात भी ना करते थे, मगर मारपेट से काम नहीं लिया कि इसमें उनकी बदनामी थी। फिर मनसब ने अबू को यकीन दिला दिया था कि फ़िक्र मत करें, मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा। अब कोई इससे बदसलूकी ना करे और ना घर से भागने का ताना दे। मनसब हर दूसरे तीसरे दिन मुझे फ़ोन करता था और मेरी खैरियत दरियाफ्त करता था। कभी कभी मैं भी फ़ोन करती कि मेरी अंधेरी ज़िंदगी की अब वो एक ही इस था। एक रोज़ इसका फ़ोन न आया और मैंने भी फ़ोन नहीं किया, तो अगले दिन उसने फ़ोन करके कहा कि बुशरा, रात तुमने भी फ़ोन नहीं किया, क्यों? मैं इंतज़ार करता रहा। मेहमान आए हुए थे, जिसकी वजह से मैंने फ़ोन करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने बहाना किया, तुमको पता है जिस रात में तुमसे बात नहीं करता है कि इस शब ये काली रेन गुजरने का नाम नहीं लेती, और तुम हो के बात नहीं समझती। मैं समझती हूँ, मगर मजबूरी है। अच्छा, मैं तुम्हारे शहर आ रहा हूँ, सिर्फ तुमको देखने छप न जाना। सामने ज़रूर आना। अच्छा कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। दिल घबराने लगा। बेशक मनसब को मुझसे प्यार हो गया था, मगर मैं जानती थी कि उसकी मम्मी इसके मामू की बेटी आसिया से हो चुकी है और मुझे से शादी करने के लिए इसको इस रिश्ते से बगावत करनी पड़ेगी, जो मेरी उम्मी को किसी सूरत गवारा न था। मनसब घर आता तो भी उम्मी के सामने हम बात न करते कि माँ अपने भांजे का मुझसे घुलना मिलना सख्त नापसंद करती। ताहम फ़ोन पर उसने कहा कि सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा हूँ। वो यहाँ अपने घर वालों से मिलने आ रहा था। फिर उसने मुझसे मिलने आना था, मगर घर पर बात नहीं हो सकती थी, लिहाजा इसने यहाँ आकर फ़ोन किया कि फिर तुम फ़रा के घर आ जाओ, वहाँ बात कर लेते हैं। फ़रा इसके चचा की बेटी थी और उनका घर करीब ही था। मजबूरना मैंने उम्मी से कहा कि फ़रा बीमार है, क्या मैं पूछने चली जाऊं? वो बोले, हरगिज़ नहीं। शाम होने वाली है, ये कौन सा वक्त है? फ़रा के यहाँ जाने का तुम्हारे अब्बा नाराज़ होंगे। मेरी बहन ने तरफदारी की। अम्मी जाने दूना, भैया छोड़ आएगा।
हरगज़ नहीं। आजकल जवान लड़की को भेजने का ज़माना नहीं, लोग पहले ही किया कम बातें बनाते हैं। इतने में फराह के घर से इसका छोटा भाई आ गया कि फराह बाजी को अस्पताल ले जा रहे हैं। तब उम्मी का दिल पुसीजा, बोले तुम लोग घर पर रहो, मैं खुद जाती हूँ वहाँ। इसी दम वो फराह के घर चली गई। इनके जाने की देर थी कि मनसब घर आ गया। दरअसल उसने फराह के भाई को भेजा था। अम्मी घर पर ना थी। अब हम बात कर सकते थे। तब उसने कहा, बुशरा, तुम माँ को राजी कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरी माँ आसिया के अलावा किसी को बहू ना बनाएगी। वो जिद की पकी है। ये नामुमकिन है, तुम्हारी खाला मेरी सगी माँ नहीं है। तुम जानते हो तुम उनको राजी कर सकते हो तो कोशिश करके देखो। मैं उनके सामने ज़ुबान नहीं खोल सकती। अच्छा बताओ, अगर हमारी शादी पर कोई राजी ना हो तो क्या तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लोगी? इसकी बात सुनकर मुझको ठंडा पसीना आ गया। क्या कह रहे हो? मनसब, एक बार पहले भी मैं इसरा गुजर चुकी हूँ और रास्ता भूल चुकी हूँ। तुम ना मिलते तो तबाही मेरा मुकद्दर थी, लेकिन इस बार ऐसा ना होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुद अपने और मेरे घर वालों से बात करोगे। मनसब, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। कोशिश तो करो, इसने कहा। आगे मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश करने में हर्ज ही किया है। ये नामुमकिन है। हाँ, अगर तुम मेरे वालिद साहिब को राज़ी कर लो तब शायद ये मुमकिन हो जाए। मनसब ने घर जाकर अपनी वालिदा से बात की। इसकी माँ ने मेरी माँ से कहा, उम्मी ने इस वक्त मुझ पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया कि क्या तुझे इसी उनके लिए परवान चढ़ाया था। अब जो तेरी खाला कह रही थी मुझे तो सुनकर शर्म आ रही थी। तो मर क्यों न गई बेहया। पहले एक के साथ भागी, अब दूसरे के साथ दोस्ती कर ली है। मनसब मेरा खून है, क्या वो थूका चाटेगा? तुमने डोरे डाले भी तो किस पर? मेरे भाई की बेटी आसिया के हक पर डाका डालने जा रही है बेगैरत। तूने हमें डस लिया है, हम तो बर्बाद हो गए हैं। अगले दिन खाला आ गई, बोले मेरा बेटा कह रहा है कि बुशरा के सिवा किसी से शादी ना करेगा, जान दे देगा। कैसी बेहया है तुम्हारी लड़की कि मेरा बेटा अपने मुंह से नाम ले रहा है। मैं रोने लग। अम्मी, उनकी बातें मत सुने, उनका बेटा खुद मेरे पास आया था। मैं नहीं गई थी उनके बेटे के पास। बकवास बंद कर बेहया, कुछ शर्म कर। लड़के ऐसी लड़कियों से शादी नहीं करते जो घर से भाग चुकी हूँ। इसने तुमसे शादी कर भी ली तो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। वो हमारा खून है, मैं इसको अच्छी तरह से जानती हूँ। अम्मी ने मुझको इतनी सुनाई कि मैं खून के आंसू रोने लगी। आखिरकार कमरे में बंद हुई। तभी फोन की घंटी बजी। मनसब का फोन था। इसने कहा, सीधी उंगलियों से घी नहीं निकलेगा, हमारे बुजुर्ग यूं मानने वाले नहीं हैं। मैं किसी कीमत आसिया से शादी नहीं करूंगा और तुम अपनी इस्मत का गोहर मेरे हवाले कर चुकी हो तो बेहतर है कि शादी भी मुझसे कर लो। कैसे करूं, कोई मानता नहीं। रोते हुए मैंने कहा, ऐसे ही जैसे मुनीर के साथ भागकर शादी करने चली गई थी। मेरे लिए क्या घर की दहलीज पार नहीं कर सकती, जबकि मैंने तुम्हारे माजी को इशू नहीं बनाया है, तुमको वापस घर पहुंचाया है। क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं है? हिम्मत करो और निकलो घर से, हम कराची जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। गरज वो मुझे उकसाता रहा और मुझे माँ की बातें याद आ रही थी। तब बन सोचे समझे मैंने कह दिया कि मैं इजाहे की जगह बता दो। उसने वक्त और जगह बता दी और कहा कि मैं लेने इजाहेगा। घबराना नहीं, आसिया से छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका है। मेरे दिल में भी सौतेली माँ के खिलाफ इंतकाम की आग भड़क रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सताया और रुलाया था, बहुत गंदी गंदी गालियों से नवाजा था, बेइज्जती और एहानत करने में कोई कसर ना छोड़ी